नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। और इसमें हमने पिछला जो चैप्टर है वो पढ़ लिया था। और हमारा पिछला चैप्टर ये था विकास योजनाएं। और आज हम पढ़ेंगे उससे पहले पिछले वीडियो में जो हमने पाठ पढ़ा था उससे संबंधित दो क्वेश्चन थे जो हल करने थे आपको। और पहला क्वेश्चन ये था कि सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित हैं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो है ये यूएनओ का है, जो कि 2015 में जारी किया गया था, है ना। और इसका राइट आंसर है 17। ऐसे 17 बिंदु निर्धारित किए थे जिनके आधार पर देशों का विकास होना था। सेकंड क्वेश्चन ये, और ये 2030 तक के लिए है ना। ये 15 साल की योजना है यूएनओ की। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है, और इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं पाठ 8 की, जो हम पढ़ने वाले हैं। और पाठ 8 हमारा है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। देखिए, आप जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल नया स्वतंत्र देश हुआ। ठीक है, विश्व में उनकी धाक भी जमानी थी। इसके अलावा समाज के कुछ कमियां थी, उनको भी दूर करना था। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल से कि हमारे यहाँ जो देश में जो जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी, जमींदारी प्रथा के तहत क्या होता था कि जो मजदूर किसान वर्ग होता था वो जमींदार की खेती पर जमीन करते थे, उनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी। तो जमींदार क्या करता था, उनसे मजदूरी करवाता था अपने खेत पर और वो बाकी फायदा किसको मिलता था, जमींदार को मिलता था। इस प्रकार से वो लोग पीढ़ियों से एक प्रकार से बंधुआ मजदूर जैसे ही कार्य करते थे। इस समस्या को देखते हुए स्वामी सॉरी विनोबा भावे जो थे, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। ठीक है, भूदान आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली गांव से, है ना, इन्होंने यहाँ एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन का शुरुआत की थी। यानी भूमि का दान करना। जिन लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, उन लोगों को अपनी भूमि दान करना, जिन लोगों के पास अधिक कृषि भूमि है। ठीक है। और इसके अलावा इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य यही था ताकि लोग अपने आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। और इसमें विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की थी। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। ठीक है। और भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग एक तिहाई भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में भी ये भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये प्रारंभ हुआ नागौर जिले से। ठीक है। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित कर दिया। आज़ादी के समय राजस्थान की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। ठीक है, राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी और सूखा था, और आज भी रेगिस्तानी सूखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी वर्तमान में यहाँ औद्योगिक विकास और अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होने से यहाँ के क्षेत्रों, जो पश्चिम राजस्थान है, यहाँ लोग प्रयास कर रहे हैं रहने का अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको वहाँ रोजगार मिल गए हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर ने भी उस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की थी। राजस्व मंडल कहाँ है वर्तमान में, ये है अजमेर जिले में। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर जिले में है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। यानी ये दो ऐसे अधिनियम बनाए जो कि किसानों के लिए, जो जमींदार जो लोग थे उन लोगों के लिए थे। राज्य सरकार की भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीक सुविधाओं विस्तार हेतु लगातार प्रयास कर रही है। अब हम बात करते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन। देखिए, आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में छुआछूत जाति प्रथा वगैरह चलती आ रही है। और आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी नायकर, महात्मा गांधी, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु है, मामा बालेश्वर दयाल हरि भाऊ उपाध्याय जैसे समाज सुधारकों ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। और इसी के तहत जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, वर्ण, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए इस संविधान में कहा गया है। और संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया था।
राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून 1989 में भी बना था। इसको प्रभावशाली, यानी जो 55 में जो कुछ कमियां थी वो हमने यहाँ आकर दूर करने का प्रयास किया। सरकार के द्वारा समाज के विभिन्न जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यह एक सरकार राजस्थान सरकार का विभाग है। इसके द्वारा जो मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि बच्चों के लिए कल्याण के कार्य करता है। अब हम बात करते हैं महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। यानी जैसी महिलाएं समाज में जो स्थिति यदि उनको अच्छी प्राप्त है, इसका मतलब वो राष्ट्र अच्छा है, और महिलाओं की स्थिति खराब है तो राष्ट्र निश्चित रूप से कहीं ना कोई उसमें कमियां रही है। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं, फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिक व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से भी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.12%। ठीक है, महिला साक्षरता दर क्या है राजस्थान की 2011 के अनुसार 52.12%, जो सन 1951 में मात्र 2.51 यानी लगभग 2.5% ही थी। इतना सुधार हुआ है, उसके बावजूद भी राजस्थान महिला साक्षरता की दृष्टि से देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से आता है। राजस्थान की स्थिति बहुत ही खराब है महिला शिक्षा की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास क्या क्या है। राज्य महिला आयोग, जैसे केंद्र में यानी पूरे देश का एक राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, उसी के आधार पर राज्य महिला आयोग भी होता है जो कि राज्य में काम करता है। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 को। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवा, महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना, महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। देखिए, आयोग में जनता जो है सीधे सुनवाई कर जन सुनवाई हो सकती है, जन संवाद हो सकता है, शिकायत हो सकती है, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों द्वारा संज्ञान के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है राज्य महिला आयोग के द्वारा। इस राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 3 इसके सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। ठीक है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं को रोजगार देने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 10 से लेकर 20 महिलाएं स्वयं अपने समूह बना करके निर्णय लेती रहती हैं। यानी एक प्रकार से छोटी बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है, छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे जो है उनको प्रोत्साहन दिया जाता है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के द्वारा। अब हम बात करते हैं महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ या कब बना। ठीक है, ये बना था सन 2005 में। हालांकि ये लागू तो 2-3 वर्ष बाद हुआ था, लेकिन महिला घरेलू हिंसा अधिनियम इस नाम से 2005 के नाम से ये बना हुआ है। महिलाओं में घरेलू हिंसा के संरक्षण एवं तुरंत राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। यानी आप घरेलू हिंसा जो महिलाओं पर होती है घर में ही परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, ठीक है, उसको रोकने के लिए महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला के नाम से भी जानते हैं।
देखिए, इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। यानी ये एक कोई विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये पोषण से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, साक्षरता, कौशल विकास से संबंधित है, और इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर ये आधारित है। यह योजना 11 से लेकर 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। यानी 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो बालिकाएं विद्यालय नहीं जा रही हैं, ठीक है, उनको विद्यालय से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में देश भर में घटते लिंगानुपात को ध्यान में रख करके लागू की गई थी। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यानी इसमें 3 मंत्रालय आ गए। कौन कौन से? एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, दूसरा आ गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और तीसरा आ गया मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय, इसको हम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने और शिक्षा के अधिकारों के नियमों को लागू करने के लिए लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य इसमें निर्धारित किए गए। क्योंकि बहुत सी बालिकाएं विद्यालयों में शौचालय न होने से भी विद्यालय छोड़ देती है, इसलिए कक्षा 8 पढ़ने के बाद ज़्यादातर बालिकाएं क्या करती हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्र की इन सुविधाओं न होने से विद्यालय छोड़ दिया। अब सरकार के द्वारा लगभग सभी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण के लिए अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है, जैसे जैसे हिंदू उत्तराधिकार दत्तक संरक्षण अधिनियम 1956, और इसका संशोधन हुआ 2005 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925, संशोधन इसका हुआ 1986 में और 2006 में। अब हम बात करते हैं मतदान प्रक्रिया की। देखिए, मतदान प्रक्रिया एक राजनीतिक जागरूकता के लिए जानना इसको ज़रूरी है, और इसमें मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या है कि एक ईवीएम मशीन होती है, ठीक है। उस ईवीएम मशीन में 3 प्रकार की मशीनें होती हैं। एक तो होती है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और एक होती है बैलेट यूनिट, है ना, बीयू बैलेट यूनिट, और एक होती है वीवीपीएटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में जो मतदान अधिकारी होता है वो मशीन का बटन दबाता है, और जो भी मतदाता होता है इस मशीन में आकर के, ठीक है, और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की एक लिस्ट रहती है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नाम लिखे रहते हैं। और एक बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है, यानी अधिकतम 16 उम्मीदवार इसमें आ सकते हैं। तो जो भी पसंद का आपका व्यक्ति, उसके सामने का नीला मोटा बटन आपको दबाना होता है, और आपके पसंदीदा उम्मीदवार को वो मत डल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मतदान अधिकारी होते हैं चुनाव करवाने वाले, ठीक है, एक उनका पीठासीन अधिकारी रहता है पूरी टीम का, जो 4 या 5 लोगों की एक टीम होती है, उनका प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। वो पूरी प्रक्रिया को ध्यान रखता है। प्रथम, जैसे आप वोट डालने के लिए आएंगे तो प्रथम जो व्यक्ति बैठा रहेगा वो आपका मतपत्र, जो मतदाता पहचान पत्र है, या इसके अलावा भी 12 प्रकार के पहचान पत्र जारी किए, जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक डायरी है, और पेंशन पेमेंट ऑर्डर की डायरी है, इसके अलावा नरेगा जॉब कार्ड है। इस प्रकार के कुछ 12 पहचान कार्ड होते हैं जिनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। इनको ये जांचता है और वेरीफाई करने के बाद आप दूसरे के पास भेजता है। ये आपके एंट्रियां नोट करेगा और आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा। उसके बाद आप जो पर्ची आपको मिलेगी इस तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे, जिसके पास कंट्रोल यूनिट रहती है, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट का बटन दबा करके आपको जो बैलेट यूनिट है इस बॉक्स में आपको यहाँ वोट डालने के लिए कहेगा। आप यहाँ से जाकर वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आप क्या करेंगे, इसी के पास एक वीवीपैट मशीन भी रहती है, ठीक है, जो अभी लागू की गई है, पहले नहीं होती थी।
ताकि वोटर्स को संदेह नहीं रहे कि मेरा वोट किसके पास गया, है ना। तो उसके लिए ये देखिए, ये है वीवीपैट मशीन, है ना। ये इसमें आप इस कंट्रोल, इसमें बैलेट यूनिट से जुड़ी रहती है। ये देखिए, ये नीले बटन है और ये उम्मीदवारों के नाम लिखे रहते हैं। आप यहाँ वोट डालेंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति को आपने डाला उसका जो चुनाव चिन्ह है, ये जो बॉक्स है ये शीशे नुमा है, इसके अंदर आपको पर्ची दिखेगी। जिस व्यक्ति को आपने वोट डाला उसी के चुनाव चिन्ह की पर्ची दिखेगी इसके अंदर, ठीक है। 7 सेकंड लगभग दिखने के बाद क्या होगा, ये पर्ची इसी बॉक्स में अंदर डल जाएगी और ये सील पैक रहता है। ये जो पूरी टीम आती है वो उसको सील पैक करके रखती है चुनाव वाली, ठीक है। ये होता है चुनाव की प्रक्रिया। वीवीपैट यानी इसका पूरा नाम क्या है, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वीवीपैट मशीन बोलते हैं इसको। यह अभी लागू किए गए पिछले चुनाव से ही, उससे पहले ये मशीन नहीं होती, ताकि मतदाता को विश्वास रहे कि उसका वोट गलत जगह नहीं गया है। तो ये होती है मतदान की प्रक्रिया। देखिए, वीवीपैट के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाकी ये चीज़ मैंने आपको मौखिक रूप से समझा दी है जो इसमें दी हुई है मतदान प्रक्रिया। वीवीपैट यानी इसका पूरा नाम क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यह एक प्रिंटर युक्त मशीन होती है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है। वो आपको यहाँ से दिखेगी। यह पर्ची 7 सेकंड तक पारदर्शी बॉक्स में मतदाताओं को दिखाई देती है। ये होता है पारदर्शी बॉक्स, इसके अंदर से आपको दिख जाएगी। इसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है, बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। यानी हालांकि इसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि विवाद उत्पन्न हो जाए या कोई एक आध वोट का ही अंतर हो, तो वो जो, ये तो हो गई बैलेट यूनिट, और एक दूसरी और रहती है, उसको कंट्रोल यूनिट होते हैं जिसमें पूरे वोट इकट्ठे रहते हैं। उस मशीन के बटन को दबा करके आप टोटल देख सकते हैं किसी उम्मीदवार को कितने वोट मिले। उसके बावजूद भी कोई विपरीत परिस्थिति हो जाए तो आप इसको, इस मशीन को खोलना पड़ता है ना। और इसमें जो पर्चियां होती है उनको काउंट करके निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ये केवल तभी होगा जब कोई विवाद की स्थिति होगी। अब हम बात करते हैं सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम। मतदाता नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है सूचित मतदान, निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान, ठीक है। दूसरा है सूचित, यहाँ सूचित का मतलब पवित्र यानी निष्पक्ष। दूसरा है सूचित यानी जागरूकता के साथ आपको सूचना प्राप्त है, ठीक है। ये होता है स्वीप कार्यक्रम, SVEEP स्वीप। यानी एस यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, SVEEP स्वीप। ध्यान दीजिए इसकी फुल फॉर्म, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं सूचना के अधिकार की। ये क्रांतिकारी अधिकार है एक प्रकार से देखा जाए ना, सूचना का अधिकार। देखिए, सूचना का अधिकार की जो शुरुआत है वो कहाँ से लागू हुई। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। यानी इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव से। उन्होंने क्या किया, जो नरेगा जो होती है उसके तहत मजदूरों ने मांग की कि हमें रजिस्ट्री, जो हाजिरी रजिस्टर रहता है वो दिखाया जाए। उस समय उन अधिकारियों ने या जो भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे।
तो इन लोगों ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया और अंत में ये इसमें जीत हासिल हुई। तो इसी प्रकार यानी सूचना प्राप्त मांगी, तो उसी के आधार पर राजस्थान सरकार ने सन 2000 में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। यानी जो व्यक्ति सूचना चाहेंगे उनको कानूनी अधिकार है कि सूचना प्राप्त होगी ही होगी। तो राजस्थान इस दृष्टि से काफ़ी आगे है सूचना के अधिकार में। ठीक है, सन 2000 में, साल याद रखिएगा। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेता गया और राष्ट्रव्यापी हो गया। यानी ये यहाँ से राजसमंद जिले से प्रारंभ हुआ और पूरे देश में फैल गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। कब बनाया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और राजस्थान ने कब बना दिया था? पहले 2000 में। ठीक है, ये पूरे देश में लागू हो गया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी सरकार के जितने भी विभाग हैं या सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उनसे आप लिखित में सूचना ले सकते हैं। इसके लिए आपको नाम मात्र की फीस देनी होती है। अब हम बात करते हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। ठीक है, भारत सरकार ने कब बनाया? 2009 में। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने 2009 में और राजस्थान सरकार ने 2010 में यह अधिकार बनाया और 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। हमने इसको 2010 में बनाया और 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 से और बना तो 2010 में था, लागू 1 अप्रैल 2011 से। याद रखिएगा, इस अधिनियम से 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया। यानी कक्षा 1 से 8 तक के बालक निःशुल्क पढ़ेंगे ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। और इसमें एक प्रावधान और है कि बच्चे को उसकी आयु के अनुसार ही उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। हमने 6 वर्ष मिनिमम वाले, 6 वर्ष वाला कक्षा 1 में, 7 वर्ष वाला 2 में, 8 वर्ष वाला 3 में। मान लीजिए कोई बालक 8 वर्ष का है, ठीक है, 8 वर्ष का है और वो पहली बार पढ़ने जा रहा है, तो आप उसको कक्षा 1 में नहीं प्रवेश देंगे बल्कि कक्षा 3 में प्रवेश देंगे। अब चूंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे आप? विशेष प्रयास करेंगे और अतिरिक्त समय देते हुए उसके 2-2, 3-3 महीने का इस प्रकार का कोर्स करेंगे कि 3 महीने में या 4 महीने में उसको कक्षा 1 के अनुसार कुछ पढ़ना लिखना सिखाया जा सके, प्रारंभिक शिक्षा दी जा सके। फिर उसके बाद कक्षा 2 की 4 महीने और फिर कक्षा 3 की 4 महीने। इस प्रकार से आप उसको उसकी उम्र के अनुसार उसके कक्षा में लेकर के आएंगे। निजी स्कूलों में कमजोर पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। यानी निजी स्कूलों में भी प्रवेश होंगे तो उसमें 25% जो सीटें हैं वो किन के लिए निर्धारित है? गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित है। और उनकी फीस का पुनर्भरण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अब बात करते हैं बाल अधिकार की। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस अधिकार समझौते पर भारत सरकार ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यानी ये 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको पारित किया था, लेकिन भारत सरकार ने इस पर हस्ताक्षर 1992 में किए। बच्चों को ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। इस प्रकार से इसके 4 मूल सिद्धांत हैं: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। अब हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन की। राज्य में कठिनाइयों से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे की निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098
टोल फ्री टेलीफोन नंबर है संचालित की जा रही है। यानी कोई भी बालक जो किसी भी समस्या से घिरा हुआ है, लावारिस है, या उसको कोई भी समस्या है, ठीक है, या उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या किसी मुसीबत में फंस गया, तो उसके लिए 1098 1098 आप नंबर डायल करेंगे तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इसके लिए आपको सहायता मिल जाएगी। आप अपनी समस्याएं बताएं, ठीक है। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल की, ठीक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायत दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास किया। कब? सितंबर 2019। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने पर इसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। यानी जन संपर्क पोर्टल के माध्यम से 181 नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। यदि किसी भी सरकारी विभाग में, सरकारी कार्यालय में आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको, तो आप 181 पर कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और आपकी समस्या का यथासंभव समाधान होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री इस पोर्टल पे सक्रिय रहते हैं, वो उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध। यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को साइबर अपराध से बचाने, सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। देखिए, आप जो मोबाइल वगैरह से आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन खूब होने लग गया है, आजकल मोबाइल से आप हर प्रकार का भुगतान करते हैं, ठीक है। और उसमें आईडी पासवर्ड वगैरह लगे रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही चालाकीवश इन चीज़ों को चुरा लेते हैं आपके आईडी पासवर्ड पर, आपके साथ धोखा हो जाता है। इसके लिए भी कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की, लोगों के साथ कोई धोखा नहीं हो। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार देखिए क्या क्या होते हैं। पहला देखिए, रेनसमवेयर। यह एक तरह का वायरस होता है जो किसी अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। यानी एक प्रकार का ये क्या है, रेनसमवेयर क्या है, एक वायरस है, ठीक है। और आपकी जैसे फाइलें वगैरह कंप्यूटर में सुरक्षित रहती है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है फाइलों के माध्यम से, तो ये आपकी फाइलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। आपकी फाइलें खुलती नहीं है और आप परेशान हो जाते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं, एक प्रकार से ये वायरस फैलाने वाले जो व्यक्ति हैं, और आपको कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपकी फाइल में जो हमने वायरस छोड़ा है, ठीक है, वो उसी वजह से खुल नहीं रही है, आप हमें इतनी राशि दो, इतना पैसा दो, ताकि हम उसको वायरस को हटा देंगे। तो इस प्रकार के कई लोग होते हैं। अगला है मालवेयर। यह कंप्यूटर की किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। ये भी वायरस है एक प्रकार का। अब है साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड क्या होती है, देखिए चीटिंग क्या होती है। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनको किसी उनका जो निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण है। यानी आपके पास कॉल आएगा और आपको इस प्रकार से बातों में लगाएंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आप ये कोई लॉटरी के लिए चुन लिए गए हैं, ठीक है, आपको या इतने लाख की अचानक ही, मतलब आपको इतना वो लोग अपने वश में कर लेंगे बातों से कि वो आप उनको अपना जो ओटीपी आएगा, ठीक है, वो आपके आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ चुरा लेते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के, और आपके पास ओटीपी आएगा और आप ओटीपी उनको बता देंगे, तो उससे क्या करेंगे, आपके खाते से वो पैसा ले लेंगे। देखिए, फिशिंग क्या होती है, एक तरह की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी प्राप्त करना। अगला है स्पूफिंग। इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। आगे है साइबर सुरक्षा के, देखिए उपाय क्या क्या है। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें, समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। एटीएम व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना
तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, ये जो भी आपके आईडी पासवर्ड रहते हैं, इनको सुरक्षित जगह पर ही लिख के रखना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह मत रखो कि कोई भी व्यक्ति है उसको आसानी से प्राप्त कर। जब मोबाइल में लिख के नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में लिखने से क्या होता है, दुर्भाग्यवश आपका यदि मोबाइल खो जाए तो आपके आईडी पासवर्ड उस मोबाइल के साथ चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको लिख के नहीं रखना चाहिए। और समय समय पर जो भी पासवर्ड है इनको चेंज करते रहना चाहिए। जैसे आप एटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, इसको भी टाइम टू टाइम इसका पासवर्ड वो चेंज करते रहें। अब हम इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। आपके ऑप्शन है, पहला है 65.46%, दूसरा ऑप्शन है 52.12%, और तीसरा ऑप्शन है 55.12%, और चौथा ऑप्शन है 55.10%। अब दूसरा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के जनक हैं कौन है। आपको बताना है, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन है जो आपके इनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और अपने मित्रों को